A very good morning to all of you, and now I'll be starting up with SIMIS, that is System Analysis and Management Information System. In the last classes, we have already seen what is system. System क्या होता है, system के अंदर किस तरह के characteristics होते हैं, resources क्या होते हैं, कई सारी चीजें हम लोगों ने देखा है। और वो कई सारी चीजें जो हम लोगों ने देखा है, उसको हम लोग आज क्या करने वाले हैं, आज उसको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद हम लोग फिर से उसके आगे की चीजें को डिस्कस करेंगे। तो लेट मी शेयर यू द स्क्रीन। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में किया था, उसमें आपका हम लोगों ने सिस्टम किया था, सिस्टम के साथ जुड़े हुए कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे। उसी कैरेक्टरिस्टिक्स में था रिसोर्सेज, प्रोसीजर्स, डेटा, इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसेस। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज उनको कहते हैं कि किसी सिस्टम से कोई भी जितनी भी चीजें जुड़ी होती है, वो सारी चीजें उस सिस्टम के रिसोर्सेज होते हैं। जबकि कि जो भी जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं, वो सब चीज जितने भी उस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, वो सारे रिसोर्सेज कहलाते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स में हम लोगों ने देखा था कि जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ये क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स जिसके तहत कोई भी सिस्टम काम करता है, उसको हम लोग प्रोसीजर कहते हैं। वहीं पर डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है? डेटा और इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे प्री डिफाइंड गोल्स होते हैं जिनके तहत हम लोग जो है ये डिफाइन कर पाते हैं कि जो सिस्टम है वो कुछ इनपुट देता है और जिसके एवज में हमें कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड आउटपुट, जो हमारे पास जो आउटपुट नहीं होते हैं, और उन सिस्टम के इनपुट के द्वारा, इन सिस्टम में कुछ इनपुट करने के द्वारा के बाद हमें कुछ आउटपुट नज़र आता है, तो उसको जो है हम लोग डेटा और इंफॉर्मेशन के तहत रखते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ डेटा अगर इनपुट करवाएंगे तभी वो डेटा जो है समझा जाएगा और तभी वो डेटा इंटरप्रेट होकर के हमें आउटपुट देगा। और ये चीज़ें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है ना? नाउ व्हाट आर प्रोसेसेस? प्रोसेसेस में भी ये मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे प्रोसेस, जो सिस्टम के जो प्रोसेस होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज जो जुड़े हुए हैं, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, उन सब का सही यूटिलाइजेशन, सही समय पे सही यूटिलाइजेशन हमें आउटपुट देता है। और उसको, उस आउटपुट को पाने के लिए हम लोगों को उन सारे रिसोर्सेज को सही से एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये प्रोसेसेस होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आज हम लोग जो सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए, मेजर्स टेकन व्हाइल मेकिंग अ सिस्टम। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ों की का ध्यान रखना चाहिए जब हम लोग सिस्टम बना रहे होते हैं। तो सिस्टम का ध्यान रखने के लिए, और वही सिस्टम का मेनली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी इसमें आते हैं। तो सबसे पहले बड़ी चीज़ है वो है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ये हमें जानना ज़रूरी है कि आखिर जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं। तो जितने भी सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारे सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और अब सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये होता है कि जो भी सिस्टम जो तैयार किया गया है, जो भी सिस्टम हम जिसके तहत हम काम करना चाहते हैं, आखिर वो उसका अचीवमेंट क्या है, उसका उस पर्टिकुलर सिस्टम से हम करना क्या चाहते हैं। तो दैट इज नोन एज द ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स। ये किस पर्पस के लिए बनाया हुआ है, क्या कौन से लेवल पे बनाया हुआ है, वो हम लोग तय करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। उसको कैसा एनवायरनमेंट दिया गया है, सिस्टम के साथ कैसे किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए। जैसे अगर मान लिया कोई कंप्यूटर सिस्टम है, तो कंप्यूटर सिस्टम का एनवायरनमेंट क्या होगा, उसके जो हार्डवेयर्स होंगे, सॉफ्टवेयर्स होंगे, वो उसके एनवायरनमेंट होंगे, है ना? उसी तरीके से अगर एजुकेशनल सिस्टम की बातें करें तो जो आपका एनवायरनमेंट होगा, जो एजुकेशनल सिस्टम में एनवायरनमेंट होगा, उसका क्या होगा, उसमें टीचर्स, स्टूडेंट्स,
ये सारे स्टाफ्स, ये सब उनके एनवायरनमेंट होंगे। मतलब जो सिस्टम के इर्द गिर्द जितने भी चीजें होती है उसको हम लोग एनवायरनमेंट में रखते हैं। फीडबैक्स है कि अगर सिस्टम कैसा बना है उसका एक फीडबैक चाहिए, अच्छा बना है, बुरा बना है। और कुछ उसके लिमिटेशंस हैं जो कि बाउंड्रीज एंड इंटरफेसेस कहे जाते हैं। तो सिस्टम के क्या बाउंड्रीज हैं, कहाँ पर कुछ भी सिस्टम आखिर कुछ भी काम नहीं कर सकता। अगर मान लिया कि कोई सिस्टम है, साइकिल चलाना है, साइकिल एक अगर सिस्टम है, तो उसके जो रिसोर्सेज होंगे वो उसके पैडल्स होंगे, हैंडल्स होंगे, उसके बॉल बियरिंग्स होंगे, उसके जो जितने भी डिफरेंट उसमें जो अटैच्ड लगे हुए मैकेनिकल कंपोनेंट है वो सब उसके रिसोर्सेज कहलाएंगे। लेकिन उन रिसोर्सेज के साथ हम लोग बाइक नहीं चला सकते, उसका एक लिमिटेशंस है। उन रिसोर्सेज के साथ हम लोग कार नहीं चला सकते, उन रिसोर्सेज के साथ हम लोग एरोप्लेन नहीं उड़ा सकते। तो साइकिल के जो कंपोनेंट्स हैं वो साइकिल के लिए ही बने हैं। तो देयर आर लिमिटेशंस टू ईच एंड एवरी सिस्टम, यहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स में हमने क्या क्या किया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव्स, हर चीज को मैंने बहुत बढ़िया से डिफाइन किया है। आप लोग पूरा इस नोट्स को ढंग से बनाते जाएं, पढ़ते जाएं। टाइम इज लेस, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कृपया करके जो है इस पर ध्यान दें। नाउ ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ सिस्टम? एवरी सिस्टम हैज इट्स प्री डिफाइंड गोल्स। सभी सिस्टम के कुछ प्री डिफाइंड गोल्स होते हैं, मतलब पहले से हमें पता होता है कि आखिर हम जो सिस्टम बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं। प्रीडिफाइंड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स विच इट वर्क्स, जिसके तहत वो काम करता है। अ सिस्टम कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट डिफाइनिंग गोल्स, मतलब अगर एक सिस्टम एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता अगर हम लोग उसको डिफाइन ना करें, अगर उसमें कोई किसी भी चीज का गोल का कोई कोई गोल ही ना हो उसका, तो उसको हम लोग सिस्टम नहीं कहेंगे। तो जब अगर ऑब्जेक्टिव्स है, कोई गोल है, तभी हम लोग जो है वो सिस्टम काम कर सकता है। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, एन ऑर्गेनाइजेशन वुड हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यूज फॉर विच ईच डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद द इट्स एम्प्लॉइज। कहने का मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे मुख्य काम होता है, जो सबसे मुख्य कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी खुलता है तो उसका जो सबसे मुख्य काम होता है कि प्रोडक्ट को बनाना और प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना, जिससे कि उसका रेवेन्यू अर्न होगा, मतलब उस जिससे कि कंपनी को पैसे आएंगे और जिसके चलते जो है वो कंपनी चलेगी। और हर डिपार्टमेंट उस कंपनी के इसी काम में लगा रहता है कि किसी तरीके कैसे उसका प्रोडक्ट बने, कैसे उसका प्रोडक्ट को सभी लोग जाने, कैसे उसका उस प्रोडक्ट के उस कंपनी के प्रोडक्ट को सभी लोग जान करके उसको जो है खरीदें, तो उसका प्रचार प्रसार हो। तो ये सारे अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट इसी के लिए काम करते हैं ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो सही से सेल आउट हो सके। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स। इट इज एक्सेप्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फॉर एनी सिस्टम विच शुड बी डिजाइन टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर लेवल होता है किसी भी सिस्टम को या किसी भी प्रोडक्ट का बनाने का एक लेवल होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया कि आपके पास मोबाइल है, तो मोबाइल का एक लेवल है। जैसे एप्पल ने अपने मोबाइल्स को एक अलग लेवल दिया हुआ है, एक अलग उसका पहचान है, एक अलग उसकी क्वालिटी है, उसकी अलग बिल्ड क्वालिटी है। वहीं पर सैमसंग की एक अलग बिल्ड क्वालिटी है, वहीं पर डिफरेंट जितने भी कंपनीज हैं उसकी अलग बिल्ड क्वालिटी है, माइक्रोमैक्स की अलग बिल्ड क्वालिटी है। तो बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो सस्ते दामों पे भी मोबाइल निकालती हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो महंगे दामों पे मोबाइल निकालती हैं या सेलफोन निकालती हैं। तो जो महंगे दामों पे सेलफोन निकालेंगी ऑब्वियसली उसमें क्वालिटीज ज़्यादा होंगी,
उसमें टफनेस ज्यादा होगा, उसके सॉफ्टवेयर्स अच्छे होंगे, उसके हार्डवेयर्स कुछ अच्छे होंगे, तो दैट इज द लेवल जो कि उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। वहीं पर सैमसंग होगा, उसके पार्ट्स कुछ सोफिस्टिकेटेड पार्ट्स होंगे, कुछ पार्ट्स हार्डवेयर कुछ अच्छे होंगे, तो मिला जुला करके उसने कुछ अपना हर तरह का, हर लेवल का एक अलग अलग अपना प्रोडक्ट उन्होंने बनाया हुआ है। उसी तरीके से माइक्रोमैक्स है, सस्ते दामों पे निकालती है, तो ऑब्वियसली उसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उतने मजबूत नहीं होंगे या उतने क्वालिटेटिव नहीं होंगे जितने कि एप्पल के या फिर सैमसंग के। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है जिसको कि हम लोग किसी सिस्टम में इनबिल्ट करते हैं और उसी स्टैंडर्ड को लेकर चलते हैं। These objectives can be business specific or organization specific. और ये जो ऑब्जेक्टिव्स है वो किसी न किसी बिजनेस स्पेसिफिक के माध्यम से चलेगा, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए होगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के लिए होगा। बिजनेस पर्पस और ऑर्गेनाइजेशन पर्पस कहने का मतलब ये है कि बिजनेस में आपका ऑब्वियसली गिव एंड टेक चीजें होती है, तो जैसा आप पे करोगे वैसा आपको सामान मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक नेम एंड फेम होता है, तो उस नेम एंड फेम के चलते भी अगर कुछ सस्ते दामों में भी कुछ चीजें निकाली गई हैं तो भी उसकी क्वालिटी कुछ अच्छी होगी बाकी के डिफरेंट जितनी कंपनीज हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये डिफरेंस है। तो दिस इज मेनली द स्टैंडर्ड मीन्स। स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हम लोग ध्यान में रखें कि अगर मान लिया कि सॉफ्टवेयर, जो हम लोग चूंकि कंप्यूटर साइंस छात्र हैं, तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से अगर हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड्स क्या होता है, तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कैसे बनती है? तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इस तरीके से बनेगी कि अगर मान लिया हमारे पास कोई बढ़िया प्रोजेक्ट आया हुआ है, उस प्रोजेक्ट में हम लोग जितना भी अच्छा इनपुट दे सकते हैं उतना देंगे। कहने का मतलब यह है कि हमारे जो डेटाबेस होंगे वो एकदम बिल्कुल सिक्योर होंगे, कि हमारे जो फ्रंट एंड होंगे वो बिल्कुल बहुत ही सही अच्छे तरीके से नजर आएंगे, सभी को समझ में आएगा और काफी यूजर फ्रेंडली होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड होता है। जबकि हो सकता है कि कुछ सॉफ्टवेयर्स जो कम प्राइस में मिलते हैं वो उनका क्वालिटी थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं होगी जितने की बाकियों की। तो हो सकता है कि वो क्वालिटेटिव उतना अच्छा ना हो, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जो है, जब क्वालिटी अच्छी नहीं होगी इसका मतलब उसका सॉफ्टवेयर उतना बढ़िया से काम नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर में दिक्कतें आएंगी, हार्डवेयर के साथ कोई रिलेशंस नहीं होंगे। वो एक कंप्यूटर में हो गया तो हो सकता है दूसरे कंप्यूटर में प्रॉब्लम करेगा। तो ये जो है जो ये जो स्टैंडर्ड है वो पर्टिकुलरली हम लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अनुसार हम लोग ये चीजें देखते हैं। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, एवरी सॉफ्टवेयर हैज इट्स इंटरैक्शन। तो जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं उसका एक इंटरैक्शन होता है। इंटरैक्शन मतलब अगल बगल का प्रभाव उस पर पड़ता है। तो एवरी सॉफ्टवेयर हैज इट्स इंटरैक्शन विथ द एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट है उस पर, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पे उसका एक इफेक्ट होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सॉफ्टवेयर टू अडेप्ट इटसेल्फ टू इट्स एनवायरनमेंट। किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसके दिए गए एनवायरनमेंट में वो सेट हो जाए। Example, every software should have a compatibility with the different OS like Windows, Mac, Android, Linux, Unix, etc. कहने का मतलब जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया है वो ये है कि सारे के सारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स बनते हैं उसकी एक कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। और ये कंपैटिबिलिटी किस किस हिसाब से होती है? ये कंपैटिबिलिटी होती है कि भाई आपका जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है दैट शुड बी दैट शुड बी सपोर्टेड बाय विंडोज। वो विंडोज पे भी चल जाए, जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है वो मैक पे भी चल जाए, एंड्रॉयड पे भी चल जाए, लिनक्स पे भी चल जाए, यूनिक्स पे भी चल जाए। क्यों? क्योंकि आपने जो मेहनत किया है सॉफ्टवेयर पे और केवल विंडोज के लिए आपने अगर निकाल दिया तो बाकी के यूजर्स और भी यूजर्स होंगे जो मैक के लिए होंगे, जो एंड्रॉयड यूज करते होंगे या लिनक्स यूज करते होंगे, यूनिक्स यूज करते होंगे, तो उनको ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा।
और प्लस आपकी जो मार्केटिंग है सॉफ्टवेयर की वो भी डाउन हो जाएगी। ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैक यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिनक्स यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विंडोज के अलावे भी कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। जैसे एंटीवायरस है, तो एंटीवायरस जो है वो अगर मैंने केवल विंडोज के लिए बनाया तो वो दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि बाकी के जो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे उनको भी एंटीवायरस चाहिए। तो अगर आप सभी के लिए बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने होते हैं, एंटीवायरस तो हमने बना दिया लेकिन उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हमने नहीं करना है। क्यों? क्योंकि केवल यही चेंजेस करना है कि वो के सारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको वो सपोर्ट कर दे। एंटीवायरस बनाने में ही काफी टाइम लग जाता है, तो जब एंटीवायरस बनाने में टाइम लगा है तो क्यों ना सभी के लिए बना दिया जाए। तो दिस इज लाइक एनवायरनमेंट, जो उसको एनवायरनमेंट मिलता है। नेक्स्ट है फीडबैक, है ना। तो इस फीडबैक को कैसे हम लोग देखते हैं? इट इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। द आउटपुट ऑफ द सिस्टम और सॉफ्टवेयर नीड्स टू बी ऑब्जर्व, जितने भी आउटपुट हैं उस सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी आउटपुट हैं उसको क्लोजली वॉच किया जाता है कि आखिर आउटपुट क्या मिल रहा है, और उसी पर फीडबैक डिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको सही से आउटपुट नहीं मिलेगा, अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगा, तो आप कभी अच्छा फीडबैक नहीं देंगे। Needs to be observed and feedback has to be given accordingly by the user so as to improve the quality of the software. तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हमने क्वालिटी सॉफ्टवेयर अगर हमें बनाना है तो क्वालिटेटिव सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें अच्छा फीडबैक चाहिए, और अच्छा फीडबैक तभी मिलेगा जब हम अपने सॉफ्टवेयर में सुधार करते जाएंगे, निरंतर उसमें सुधार करेंगे। तो ये आपका फीडबैक कहलाता है, और फीडबैक से काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फीडबैक से ये पता चलता है कि लोगों के मन में क्या है और इस सॉफ्टवेयर के प्रति उन लोगों का कैसा रिएक्शन है, क्या-क्या उनको और चाहिए। नेक्स्ट इज बाउंड्री एंड इंटरफेस। Every software has its limitations within which the software has to operate. Interfaces are other important element through which the system interact with the outside world. The system interact with the other system through its interfaces. देखिए एक यहाँ पर ये कहता है कि जो जो सॉफ्टवेयर हम लोग क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे सॉफ्टवेयर के ही एग्जांपल दिए क्योंकि हम लोग सॉफ्टवेयर ही पढ़ रहे हैं। तो जब सॉफ्टवेयर ही पढ़ रहे हैं तो सॉफ्टवेयर के बारे में ही एग्जांपल देना उचित होता है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल जो दिया है वो ये दिया है कि जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं। लिमिटेशंस कहने का मतलब कि उसका कहीं ना कहीं एक डिमार्केशन लाइन होता है कि इतना ही कुछ इससे हो पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और उस लिमिटेशंस के तहत हम लोग सॉफ्टवेयर को जो ऑपरेट करवाते हैं, और जब सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कराते हैं तो सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए हमें इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है। इंटरफेस मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिनके तहत वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर काम करेगा। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है ना। तो इंटरफेसेस आर बेसिकली एन इम्पॉर्टेंट एन एलिमेंट, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि उसी के तहत हमारा सॉफ्टवेयर चलने वाला है और हमारा सिस्टम जो है इंटरैक्ट करने वाला है। किससे? अपने आसपास के वर्ल्ड से, या अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है उसके थ्रू इंटरैक्शन होने वाला है। द सिस्टम इंटरैक्ट विद अदर सिस्टम थ्रू इट्स इंटरफेसेस। जितने भी सिस्टम हैं वो अपने अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं। किसके थ्रू? इंटरफेस के थ्रू। एग्जाम्पल में अ यूजर इंटरैक्ट विथ अ सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स। तो कई सारे यूजर जो हैं इंटरैक्ट करते हैं किसी न किसी डिफरेंट प्रोग्राम की मदद से, या फिर कोई ना कोई लैंग्वेज के जरिए कंप्यूटर के साथ हम लोग इंटरैक्ट करते हैं। जैसे सी के थ्रू अगर हमें कोई काम करवाना होता है तो हमें सी में प्रोग्राम हमें लिखना होता है, और उसके बाद उस प्रोग्राम को हम लोग रन कराते हैं। उसके बाद वो जो है प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। तो ये इंटरैक्शन है। सी एक इंटरफेस हो गया, और हमारी जो सोच है जिसके तहत हमने प्रोग्रामिंग की है, वो हमारा जो प्रोग्राम है वो
एक सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है जिसके तहत हम अपना काम करवा रहे हैं कंप्यूटर के थ्रू। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। अ यूजर इंटरैक्ट विद सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स, टेक्निक और लैंग्वेज इन विच द सॉफ्टवेयर हैज बीन बिल्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरियस एडवर्टीजमेंट इंटरैक्ट्स विद डिफरेंट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट होते हैं जो कि इंटरैक्ट करते हैं जब भी हम लोग कुछ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे होते हैं, तो उनके थ्रू जो है काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट्स या इंटरैक्शंस, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू इंटरैक्शंस होते हैं जो कि किसी न किसी प्रोग्राम के द्वारा ही वो चलते हैं। तो एडवर्टीजमेंट कहाँ चलेंगे? फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट आता है, गूगल पे एडवर्टीजमेंट आता है, जब आप जीमेल खोलते हो तो उसमें भी कुछ कुछ एडवर्टीजमेंट्स आता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि जो उस एडवर्टीजमेंट्स को देखने के लिए कोई ना कोई इंटरफेस चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग टीवी देखते हैं तो टीवी देखने में के समय जो एडवर्टीजमेंट भी हम लोग देखते हैं, राइट? तो एडवर्टीजमेंट को चलने के लिए किसी ना किसी चीज का सपोर्ट चाहिए। और वो सपोर्ट क्या है? जो सीरियल हम देखते हैं या फिर जो हम लोग मूवीज देखते हैं, उन्हीं के बीच में ये एडवर्टीजमेंट्स डाले जाते हैं ताकि आप जब मूवी देख रहे हैं तो मूवी के साथ साथ आप एडवर्टीजमेंट भी देखें। तभी आप उन एडवर्टीजमेंट का फायदा उठाएंगे और फिर एडवर्टीजमेंट वाले आपको सामान बेचेंगे और फिर आप सामान को खरीदेंगे, तब आप जो है एडवर्टीजमेंट के जरिए उस पर्टिकुलर कंपनी को फायदा पहुंचाएंगे। तो दिस इज द मेन आइडिया। तो ये इंटरफेस की जरूरत पड़ती है। तो ये सीरियल, जितने भी सीरियल्स होते हैं, मूवीज होते हैं, ये सब एज एन इंटरफेस काम करते हैं। ये पांचों चीजें हैं जो हम लोगों ने अभी खत्म किया है। और एक छोटा सा जो है डायग्राम भी उसका हमने बनाया है कि किस तरीके से इनपुट होता है। इनपुट डेटा है, यहाँ पे प्रोसेसिंग, डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है। ये आपका फीडबैक है और ये आपका आउटपुट डेटा है। फीडबैक कहाँ जाएगा? जो चीज़ इनपुट कराया गया है उसी के लिए फीडबैक होगा। और क्या किस चीज़ से होगा? जब प्रोसेसिंग होगा, क्या आउटपुट निकलता है, आउटपुट कैसा होता है, उसी से हम लोग फीडबैक देते हैं। तो दीज आर द मेन थिंग्स ऑफ सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें कि हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव किया, स्टैंडर्ड्स किया, एनवायरनमेंट किया, फीडबैक किया, बाउंड्रीज एंड इंटरफेस किया। तो आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। प्लीज टेक द स्क्रीन शॉट इफ यू वांट। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। विल हैव अ गुड टाइम and hope you have a great day today.